मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे जहां ओवैसी अपनी राजनीति हैदराबाद के बाहर करने में लगे हैं, उसी वोट बैंक के भरोसे वो पार्टियां भी हैं जो खुद को सेक्युलर राजनीति का झंडा बरदार बताती। ओवैसी भी उसी पीडीए वाले फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरने को तैयार है, जिस फॉर्मूले को समाजवादी अखिलेश अपना पेटेंट बताते रहे। ओवैसी मुस्लिम दलित आदिवासी फॉर्मूले को साथ लेकर घूम रहे हैं। यूपी में तो समाजवादी पार्टी के गढ़ ओवैसी के निशाने पर हैं। जमीन पर मुसलमानों के बीच ओवैसी अपनी राजनीतिक धारा से एक हलचल बनाते दिख रहे हैं। हाँ, यह अलग बात है कि मुसलमान क्या उन्हें वोट करेगा यूपी का या नहीं, यह अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक बात तो मुसलमानों को समझ आ रही है कि ओवैसी के कैंडिडेट जीते भी तो इससे सत्ता की तस्वीर यूपी में नहीं बदल पाएगी। बस यही एक बड़ी अड़चन है ओवैसी के सामने। यही बात यूपी से लेकर बंगाल तक मदनी और दूसरे मौलाना मुसलमानों को समझा रहे हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद तामीर कराने वाले हुमायूं कबीर अब मौलानाओं के निशाने पर है। इससे पहले मौलानाओं के निशाने पर ओवैसी भी रहे हैं। हुमायूं और ओवैसी दोनों को मुसलमानों का एक धड़ा बीजेपी की बी टीम कहता है। अब यही धड़ा गहरे संदेशों को समझने की अपील मुसलमानों से कर रहा है। यूपी में मुसलमानों के बीच चल रही बातों का हवाला देते। उत्तर प्रदेश के कुल 403 सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। और ये संदेश या फिर चुनौती किसके लिए है, ये समझना मुश्किल नहीं। यूपी में मुस्लिम वोटर्स के बीच क्या अखिलेश को लेकर अब हवा बदलने लगी है? लखनऊ और वाराणसी, दो जगहों पर हमने ये सवाल मुस्लिम वोटर्स से पूछा। लखनऊ के मुसलमान खासतौर पर युवा क्या सोचते हैं? इस वक्त हम लखनऊ के शिया कॉलेज में हैं। बहुत सारे हमारे साथ युवा हैं जो वोटर्स भी हैं। इनसे बात करेंगे, उसमें कोशिश करेंगे आखिर जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है उसको लेकर आपकी सोच क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतखाब है। इंतखाब, आपको क्या लगता है, आपको कौन सा नेता पसंद है जो मुसलमानों के हक की बात करता हो? ओवैसी साहब हैं, मदनी साहब हैं या अखिलेश यादव हैं? मुझे तो अखिलेश यादव ज्यादा पसंद है। आपको भरोसा अखिलेश यादव पे है? जी बिल्कुल। क्यों भरोसा है? उनका भरोसा इसलिए क्योंकि पुरानी पार्टी है और काफी टाइम से उन्होंने मुसलमानों के लिए जो भी आवाज उठाया, उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं। हमारी नजर में तो जो मुसलमानों के मोस्टली मतलब मुद्दे उठाता है वो तो असदुद्दीन ओवैसी हैं। देखा जाए तो नेशनल लेवल पे तो ओवैसी जी, लेकिन हाँ स्टेट लेवल पे अखिलेश यादव। लखनऊ के मुसलमानों के अलावा हमने ओवैसी को लेकर यही सवाल मुस्लिम बिरादरी में खास पहचान रखने वाले मौलाना कारी अबरार जमाल से भी पूछा। ओवैसी की सियासत में उनकी राय भी सुनी। असदुद्दीन ओवैसी की जो पॉलिसी है वही पॉलिसी है जो जिन्ना की पॉलिसी थी, और जिन्ना की पॉलिसी ने इस देश का बंटवारा किया, इस देश के दो टुकड़े किए। वही असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं जो इस देश में स्वीकार नहीं है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या और लोग हों, सिर्फ बयानबाजी पर हम लोगों को उनसे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी इसको आगे बढ़ा रहे हैं उनको, उनके लिए मुबारकबाद। मुस्लिम बहुल पीली कोठी इलाके में पहुंची। वहां के मुसलमानों ने क्या कहा, ये सुनिए जरा। पूरे देश में मुसलमानों का असली रहनुमा कौन है जो आपके हक, हकूक और बिजनेस और इसकी बातें करता है? कोई नहीं है, कोई नहीं, सब लोग अपने मतलब का है। देखिए, एज मुस्लिम तो लोग ओवैसी को ही चुनते हैं, बट जो समझदार हैं उनको ये जानकारी और उनको ये पता होना चाहिए कि जो मुसलमान के पक्ष में होता है वो जरूरी नहीं कोई मुस्लिम ही हो। असली नेता तो कोई नहीं है। बैटल ऑफ नॉर्थ में ओवैसी इफेक्ट अलग हो सकता है। अखिलेश के लिए पीडीए की तर्ज पर ओवैसी अपना मीम भीम का समीकरण लेकर मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यूजीसी नियमों जैसे मुद्दों पर बोलना उसी रणनीति का हिस्सा है। मुस्लिम जमात में ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता या यूं कहें कि स्वीकार्यता आखिर मदनी या दूसरे मौलानाओं को रास क्यों नहीं आ रही? अगर ओवैसी की राजनीति को मदनी, हैदराबाद या दक्षिण तक सीमित रखने की बात कहते हैं तो इसका मतलब तो यही है कि ओवैसी की राजनीतिक लाइन से उन्हें दिक्कत नहीं। तो फिर ओवैसी बिहार, महाराष्ट्र के बाद यूपी, बंगाल में अगर सियासी जमीन खोज रहे हैं तो परेशानी क्यों है? कहीं अशरफ मदनी से लेकर उनके भतीजे महमूद मदनी तक की परेशानी की वजह
कोई राजनीतिक कमिटमेंट तो नहीं है? क्या यही वजह है कि ओवैसी भरे मन से कहते हैं कि अगर कोई मजहबी तकरीरों को छोड़कर सियासी मंचों का रुख करेगा तो उसे ओवैसी सियासी लहजे में ही जवाब देंगे? जमात उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अशरफ मदनी का ये ट्वीट देखिए, जिसमें सीनियर मदनी लिखते हैं कि नफरत के सौदागर और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों को नेपाल से सबक लेना चाहिए। एक दिन ऐसा भी अवश्य आएगा जब जालिमों के गले में जंजीरें होंगी और देश एक बार फिर प्यार, मोहब्बत और इंसाफ के साए में तरक्की करेगा। 3 तलाक कानून से लेकर वक्फ कानून, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वंदे मातरम तक के मुद्दे पर चाहे सीनियर मदनी रहे हों या जूनियर मदनी, अब उनकी भाषा भी ओवैसी की भाषा से कम आक्रामक नहीं। तो क्या ये मुसलमानों का झंडा बरदार बनने की बेसाख्ता होड़ है? ओवैसी को हैदराबाद या फिर दक्षिण तक ही रहने की हिदायत क्यों दी जा रही? ओवैसी की मजलिसों में उमड़ती भीड़ उनके सियासी लकीर को नाप रही है। भले वोट मिले न मिले, लेकिन ओवैसी ने ठहरे पानी में एक लहर तो उठाई ही है, जिसकी जद में कुछ किश्तियों के डूबने की चिंता तो है, लेकिन यह भी है कि अभी ओवैसी के लिए मंजिल दूर है। कोलकाता से पूजा मेहता, पटना से गौतम कुमार, वाराणसी से आशुतोष सिंह और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। पाकिस्तान क्या ही चाह रहा है बॉस? एक तरफ तो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि उसकी आर्मी बलूचिस्तान से लड़ नहीं सकती, दूसरी तरफ उसका आतंकी कहता है कि वो दिल्ली को दहला देगा, आगरा में आग लगा देगा। गजब नहीं है? लगता है कि 7 मई वाला वो तोड़फोड़ जो मुनीर के आतंकी आर्मी भूलती जा रही। भाई अभी तक तो रहमियार खान बेस की मरम्मत नहीं कर पाए हो तुम, और भारत को धमकाने चले। भाई अगर असीम मुनीर के लोगों को कोई गलतफहमी है तो उसे जितनी जल्दी दूर वो कर लें, उसी में उनकी भलाई। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, यानी पिछले 8 महीने में भारत ने ऐसे ऐसे आर्म्स तैयार कर लिए हैं जिसका मुंह अगर पाकिस्तान की तरफ घुमा दिया तो पाकिस्तान में तबाही आएगी। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर चाह रहा है क्या पाकिस्तान? यह सिर्फ धमकी नहीं है, इसके पीछे 27 फरवरी वाला डर है क्या? इस रिपोर्ट में देखिए। मैं शांति का अटल प्रहरी खड़ा हूं। यदि दुष्ट नेत्र इस निश्चलता को भंग करने का साहस करें तो मैं उद्भिद शांति का उग्र प्रवर्तक बन उठूं। अचूक, अभेद्य, सटीक जुटता है, जिसका जब भी जिक्र आता है दुश्मन थर्राता है, उसे इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है। पाकिस्तान में डर है, आने वाला फिर मई का मंजर है। मुल्ला मुनीर कांप रहा है, बंकर का साइज नाप रहा है। बॉर्डर पार फिर एक बार बारूद बरसने का खौफ क्यों? डर कह लीजिए, खौफ का नाम दीजिए, या फिर दहशत कहिए। पड़ोस के आतंकी मुल्क की ये नई वाली रुधाली है, क्योंकि पाकिस्तान को एक बार फिर से सिर पर बारूद बरसने के डरावने सपने आने लगे हैं। इंडियन एयरफोर्स इसी महीने पाकिस्तान बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस युद्धाभ्यास का नाम वायु शक्ति रखा गया है, जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास जैसलमेर में 27 फरवरी को होगा। इसके लिए नो टाइम जारी हो चुका है और एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो रहा है। वायु शक्ति एक्सरसाइज में एयरफोर्स के 100 से ज्यादा विमान शामिल होंगे। खास बात यह है कि एक्सरसाइज में वो सारे फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बारूद बरसाया था, जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी ड्रोन सिस्टम, ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ साथ आर्मी की L-70 गन भी तैनात रहेगी। एक्सरसाइज के दौरान पूरी तरह से युद्ध जैसा माहौल तैयार किया जाएगा। यही वजह है कि जिन्ना के मुल्क में अभी से मातम पसर चुका है।
27 फरवरी को एयरफोर्स के वायु शक्ति युद्धाभ्यास में फाइटर जेट राफेल, सुखोई 30, तेजस, मिग 29, जगुआर, मिराज 2000 दिखेंगे। अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड भी एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे। एक्सरसाइज को देखने के लिए कई वीवीआईपी भी इनवाइट किए गए हैं। खास तौर से कई देशों के दूतावासों से करीब 40 ऑफिसर एक्सरसाइज देखने के लिए मौजूद रह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की युद्ध नीति बदल गई। ब्रह्मोस 2, स्विफ्ट के ड्रोन, एआई और स्वदेशी युद्धपोत जैसे हथियार भारत को सुपर पावर बना रहे हैं। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को जबरदस्त बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया को तेज करने वाली है। यानी पिछले 10 महीने के दौरान देश के सरहदों की ढाल कई गुना मजबूत हो चुकी है और ये ताकत आने वाले वक्त में कई गुना और बढ़ने वाली है। सरकार ने साल 2026-27 के केंद्रीय बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 7,85,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड आवंटित किया है। कुल बजट में से 2,19,000 करोड़ रुपए खास तौर से सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे। 63,733 करोड़ रुपए लड़ाकू विमानों और एरो इंजन की तकनीक को बेहतर बनाने के लिए रखे गए हैं। बजट का एक बड़ा हिस्सा नए रडार सिस्टम को खरीदने में इस्तेमाल किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी सेनाएं करीब हर महीने युद्धाभ्यास कर रही हैं। नवंबर में जैसलमेर में तीनों सेनाओं ने बड़ी एक्सरसाइज की थी। इतना ही नहीं, देश के आर्मी चीफ साफ कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था। आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। ऐसा ही होना है, आज नहीं तो कल होना है। जिन्ना के आतंकी मुल्क का यह परमानेंट रोना हो चुका है। यही वजह है कि जिस वक्त हमारी सेनाएं पाकिस्तान की सरहद पर बारूदी एक्सरसाइज की तैयारी कर रही हैं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ छिपने के लिए बंकर तलाश रहा है, क्योंकि मुनीर को भी पता है कि ताली पीटने वाली पाकिस्तानी आवाम के सामने जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, जिस दिन हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाए तो वो पड़ोस के आतंकी मुल्क के वजूद का आखिरी दिन होगा।